I hope you all are fine. Our today's topic is principle of insurance. Principle of insurance is a very important topic from exam point of view also. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की, जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि दो तरह की इंश्योरेंस होती है। कौन सी? लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दो तरह के प्रिंसिपल्स काम में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो आज हम अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ की। अब शायद नाम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, गुड फेथ की यहाँ पे बात की गई है। मतलब कि हम विश्वास करके किसी पर्सन को अपने बारे में सारी के सारी इंफॉर्मेशन देंगे, और वो कौन होगा जिसको हम इंफॉर्मेशन देंगे? वो है कंपनी। जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं, कंपनी से हम कोई पॉलिसी ले रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम कंपनी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दें। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं तो अपने रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी चाहिए, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो कितने टाइम के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, नॉमिनी कौन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कंपनी को बताना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी कब ली गई थी, कितनी पुरानी है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, उसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी को देना ज़रूरी है। तो एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स यहाँ हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस दो पार्टीज के बीच में है, कंपनी और पॉलिसी होल्डर दोनों के बीच में एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो इंश्योर्ड है उसको सारे के सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। जो भी पर्सन पॉलिसी होल्डर है उसको सारे के सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। कुछ भी नहीं छुपाना हमें कंपनी से, और अगर हम कंपनी से कुछ छुपाते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम सारी के सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंपनी को दें जो भी कंपनी चाहती है। देन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर हम बात करेंगे कि दिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर फायर इंश्योरेंस हो या फिर मैरीन इंश्योरेंस हो एंड एटसेट्रा। जिस चीज़ का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा इंश्योरेंस इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन को अपने घर का इंश्योरेंस कराना है तो इसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन किसी नेबर के घर के इंश्योरेंस में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। हर पर्सन का अपनी लाइफ पे, अपनी प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और अगर नहीं है तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉयर may not necessarily has insurable interest in the life of an employee. एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय उसकी कंपनी छोड़कर जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बट अ मैरिड कपल हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ईच अदर लाइफ। लेकिन एक मैरिड कपल को एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा। इसी तरह से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है
और बाद में आपने उसे किसी और को सेल कर दिया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपका उस प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी ही आपकी नहीं रही। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? मतलब कंपनसेशन फॉर लॉस। कंपनी कह रही है they will bring the insured in the same position in which he was prior to the happening of the event। यानी नुकसान से पहले आप जिस पोजीशन पर थे, कंपनी कहती है हम आपको वापस उस पोजीशन पर लाएंगे, मतलब कि आपको पैसा देंगे, कंपनसेशन देंगे। दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी की लाइफ वापस नहीं ला सकती। लाइफ बहुत प्रीशियस है। इट इज़ एप्लीकेबल टू जर्नल इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार डैमेज हो जाती है, तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, हम आपको पैसा देंगे, आप अपनी कार को रिपेयर करवाओ या नई कार लो। सो इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें कंपनी कहती है कि हम आपका नुकसान की भरपाई करेंगे, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे और आपको सेम पोजीशन पर लेकर आएंगे जिसमें आप पहले थे, मतलब लॉस होने से पहले थे। सो एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क और नॉट टू वंस प्रॉफिट। यानी कंपनी का मकसद है कि आपके रिस्क को कवर करना, ना कि आपको प्रॉफिट पहुंचाना। अब प्रॉफिट की बात क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ नुकसान हुआ, सारी कार डैमेज नहीं हुई है, आपकी कार का नुकसान हुआ और कंपनी आपको पैसा भी दे देती है और साथ में आपके पास आपकी कार भी है। तो यहाँ पर कंपनी जो है आपको प्रॉफिट दे रही है, पैसा भी दे रही है और कार भी आपके पास ही है। लेकिन अगर कंपनी आपसे आपकी डैमेज कार ले लेती है और आपको पैसा देती है, तो ये क्या है? इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको लॉस के अगेंस्ट पैसा दे रही है, ना कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट करा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नुकसान की भरपाई के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए, कंपनी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिसी 5 लाख की ली है और आपको जो लॉस हुआ है वो 3 लाख का हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको 3 लाख रुपीस प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि आपका नुकसान जो है 3 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है अमाउंट ऑफ पॉलिसी और अमाउंट ऑफ लॉस विच एवर इज लेस, कंपनी वो आपको पे करेगी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सपोज अगर आप डबल इंश्योरेंस कराते हो, 2 कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हो, 2 कंपनी से आप किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस करा रहे हो, या प्रॉपर्टी एक है आपकी, इंश्योरेंस अनेक है, तो सेम प्रॉपर्टी का आपने कंपनी ए से भी इंश्योरेंस कराया है और कंपनी बी से भी इंश्योरेंस कराया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप पूरा का पूरा लॉस जो है कंपनी ए से लें, या फिर आप पूरा का पूरा लॉस कंपनी बी से लें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोनों से लें, मतलब कि प्रोपोर्शन में और रेशो में लें। एग्जाम्पल, आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी का 2 कंपनी से पॉलिसी ली है, तो 2 कंपनी है यहाँ पे, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए एंड कंपनी बी
जो है दोनों ही आपको उसके अगेंस्ट क्लेम कराने के लिए तैयार हैं। एक दिन आग लग गई, पूरी प्रॉपर्टी जल गई, तो दोनों कंपनी मिल के आपको 5 लाख रुपीस देंगी, क्योंकि एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क, नॉट टू अ प्रॉफिट, नॉट टू प्रोवाइड अ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट नहीं देंगी वो, आपको रिस्क से जो भी आपका लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट आपको कवर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि आपने 2 कंपनी से जब पॉलिसी ली है तो वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर सेफ्टी आपने ये कराया है कि अगर एक कंपनी से लॉस नहीं मिलता उस टाइम पर तो आप दूसरी कंपनी के पास जा सकते हो। तो यहाँ पर दोनों कंपनीज आपस में भी डीलिंग कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ए ने आपको सारा का सारा पैसा दे दिया, तो अब कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी बी के पास जा सकती है और उससे आधा अमाउंट रिसीव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनीज के पास भी ऑप्शन है और आपके पास भी ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप दोनों कंपनी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना चाहते हैं या आप एक ही कंपनी से सारा का सारा अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Subrogation means it is extension to principle of indemnity. Subrogation क्या है? Is a special right given to insurance company to recover the damaged property when full compensation is paid. अगर कंपनी पूरा पैसा देगी तो कंपनी कहेगी डैमेज प्रॉपर्टी पर हमारा राइट है। फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख का फर्नीचर है और उसके अंदर आग लग जाती है, आधे से ज़्यादा फर्नीचर जल जाता है, लेकिन 1 लाख का फर्नीचर बच जाता है, तो कंपनी बोलेगी हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन जो पार्शियली डैमेज प्रॉपर्टी है वो आप हमें दे दीजिए, वो हमारी हो जाती है। आप कंपनी को रोक नहीं सकोगे क्योंकि ये कंपनी के पास राइट है। तो ये स्पेशल राइट कंपनी को दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में कि कंपनी डैमेज प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है और उसके बाद एग्रीव्ड पार्टी और पॉलिसी होल्डर को क्लेम दे सकती है। आपके पास जो है दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि इंश्योरेंस जो है हमें रिस्क प्रोवाइड कराती है, रिस्क से सेटिस्फेक्शन देती है, ना कि हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। कंपनी कहती है अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो आपको बैठ के तमाशा नहीं देखना है, आपको कोशिश करनी है कि कैसे आप उस लॉस को रोक सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है और कंपनी आपको किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आप आराम से बैठकर देख रहे हो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को फायर से नुकसान हो रहा है तो होने दो, कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा दे देगी। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी सबसे पहले ये चेक करेगी कि आपने उस नुकसान को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर जैन्स हाउस इज़ सेट ऑन फायर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो मिस्टर जैन है उनके घर के अंदर आग लग जाती है। इन दिस सिनेरियो मिस्टर जैन शुड टेक ऑल पॉसिबल स्टेप। और इस बीच जो मिस्टर जैन है वो सारी मुमकिन कोशिशें करते हैं। कैसे? जैसे कि कॉलिंग फायर ब्रिगेड, उन्होंने सबसे पहले कॉल किया फायर ब्रिगेड को, देन उसके बाद यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर्स and calling neighbors for help etc. to stop the fire.
तो यहाँ पर मिस्टर जैन ने सारे के सारे मुमकिन कोशिशें की हैं कि कैसे उस फायर को रोका जाए और लॉस को कम किया जाए। He should not remain inactive even if his house is insured. उनको पता था कि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कोशिश की कि जिसकी वजह से जो लॉस है वो कम हो सकता था। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, कि अगर हम रोक सकते हैं लॉस को होने से तो हमें वो रोकना चाहिए, चाहे हम कैसे भी रोकें, जो मर्जी प्रिकॉशंस उसके लिए हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, मीन्स नियरेस्ट कॉज भी इसको कह सकते हैं। कई बार इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो एक पर्टिकुलर लॉस के लिए कराते हैं और नुकसान का कारण एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर हमने पर्टिकुलर लॉस के लिए किया है, अगर इंश्योरेंस में कवर है वो लॉस, तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज हमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने OMG मूवी देखी होगी, उसके अंदर फिल्म एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो हमने फायर इंश्योरेंस के लिए ली है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने ले रखी है और हमारा जो लॉस है वो फायर की वजह से नहीं होता, तो कंपनी हमें उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं देगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कवर में मेंशन है, जो भी हमारी पॉलिसी में मेंशन है, अगर हमें उसी से लॉस होता है तभी कंपनी हमें पैसा देती है, अदरवाइज नहीं देती। तो वही इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में क्या था कि जो पर्सन है कांजी भाई, उन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो फायर पॉलिसी के अगेंस्ट ली थी, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है अर्थक्वेक की वजह से। तो यहाँ पर उनको कंपनी मना कर देती है कि वो उनको किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं देगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि नियरेस्ट कॉज चेक करना ज़रूरी है कि क्या कारण रहा है। अगर आपकी पॉलिसी में वो मेंशन नहीं है तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पॉलिसी ली है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन आपका जो गुड्स है वो फायर की वजह से ख़राब नहीं होता, वो चोरी की वजह से आपसे छिन जाता है, लॉस हो जाता है आपको, लेकिन वो फायर की वजह से नहीं हुआ, चोरी की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवर है वो आपको थेफ्ट के अगेंस्ट लेना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं लिया, तो कंपनी आपको उसका पैसा नहीं देगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, मींस नियरेस्ट लॉस का पता लगाना ज़रूरी है कि नुकसान हुआ किस वजह से है, क्या वो चीज़ आपके पॉलिसी के अंदर लिखी गई है या नहीं लिखी गई, और अगर नहीं लिखी गई है तो उसके अगेंस्ट कंपनी आपको किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं देगी। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस पर ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं एट मोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल